हेलो एवरीवन, आज हम कक्षा 6 के हिंदी की बुक से पार्ट 6 पढ़ने जा रहे हैं, पार नज़र के। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इस चैप्टर की शुरू करते हैं। यह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? तो ये जो स्टोरी है वो मार्स की है और इसमें बताया गया है, राइटर ने ये बताया है कि मार्स पे भी लोग रहते थे, लेकिन मार्स में जो लोग रहते थे वो अंडरग्राउंड में रहते थे, यानी जो ज़मीन होती है उसके नीचे रहते थे। अब ये एक इमेजनरी स्टोरी है, यानी इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है कि ये सच में हुआ करता था, बस राइटर ने इसे अपनी तरफ से ऐसे ही लिखा हुआ है। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो एक सुरंगनुमा रास्ता था। सुरंगनुमा यानी पतला सा, सुरंग की तरह, और आम आदमी के लिए उस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, मना किया गया था, आम आदमी उधर नहीं जा सकता था। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया। तो उधर जाने के लिए एक सिक्योरिटी पास होता था, तो छोटू के पापा जा सकते थे उधर, क्योंकि वो कुछ चुनिंदा लोगों में से थे जिन्हें जाने की आज्ञा थी कि वो जा सकते हैं उस सुरंगनुमा रास्ते से। तो छोटू ने अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और वो भी जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो, फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज़ रोज़? तब उसकी मम्मी बोलती हैं कि कितनी बार तुमसे कहा है कि मत जाया करो उस तरफ, क्यों जाते रहते हो? तो फिर छोटू पूछता है कि फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ? तो मम्मी बोलती है पापा को तो रोज़ का जाना होता है, पापा को तो काम पर जाना होता है, इसलिए वो जाते हैं। रोज़ाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था, पतला सा गहरा सा रास्ता था, और छोटू के पापा इसी सुरंग में से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी, जैसा हमने पहले ही पढ़ा। चंद चुनिंदा लोगों को ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे, और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे, यानी सिर्फ कुछ लोगों को आज्ञा थी उधर जाने की। सिर्फ चुनकर रखे हुए थे कि ये लोग ही जा पाएंगे उस रास्ते में, और उन्हीं चुनिंदा लोगों में से छोटू के पापा थे जो कि उधर जाते थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी थी, तो मार्स की ज़मीन के नीचे ही उनका पूरा, मार्स पे रहने वाले सारे लोग ज़मीन के नीचे ही बसे हुए थे। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था उसके अंदर दिए जल रहे थे, और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। तो ये सुरंगनुमा रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, जैसे वो तो नीचे की तरफ रहते हैं और यहाँ से वो ऊपर की तरफ बढ़ता था वो रास्ता। ठीक है, तो जो रास्ता था उसमें छोटू गया सिक्योरिटी पास लेके अपने पापा का, और अंदर दिए जल रहे थे, और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ा। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। खांचा क्या होता है? थोड़ी सी जगह होती है इस तरीके की, ठीक है, इस तरीके में, या इसमें ज़्यादातर कार्ड ही घुसाना होता है। ठीक है, तो छोटू ने क्या किया, जो सिक्योरिटी पास लिया था उस कार्ड को खांचे के अंदर डाला। तुरंत दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था, उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। फिर जैसे ही छोटू उस दरवाजे के अंदर घुसा तो उसने चारों तरफ देखा। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था। तो जैसे मैंने आपको बताया, ऊपर की तरफ वो रास्ता जाता था। वो तो ज़मीन पे रहते थे, ज़मीन के अंदर, उससे ऊपर की तरफ जाता था वो रास्ता, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कराने का मौका मिल गया था। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षण यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। तो निरीक्षक यंत्र ये क्या होते हैं? एक तरीके से सीसीटीवी कैमरा बोल सकते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, कोई चीज़ एक तरीके से जो सिक्योरिटी के लिए यूज़ की जाती है। तो जैसे ही छोटू अंदर घुसा तो आसपास ऐसी चीज़ लगी हुई थी जो कि छोटू को कैच कर रही थी कि कौन अंदर घुसा है। मगर छोटू के प्रवेश करने से पहले ही निरीक्षण यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? तो जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे उन्होंने यही सोचा। दूसरे निरीक्षण यंत्र ने, यानी दूसरा जो चीज़ लगी हुई थी, उसने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली, फ़ोटो खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। तो एक जांच करने वाला केंद्र होता है, यानी जो भी उसने फ़ोटो खींची थी उस चीज़ ने, उस इंस्ट्रूमेंट ने, वो एक केंद्र में पहुंची गई, और वहाँ से लोगों ने बोला कि ये एक खतरा है, यहाँ पर कोई छोटा बच्चा घुस आया है इस सुरंगनुमा रास्ते के अंदर। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू तो आगे बढ़ रहा था।
तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ाए। तो अब क्या था, अब तो उसे डांट पड़नी थी। अब जैसे आप भी बिना पूछे कहीं चले जाएं, कोई भी चला जाए ना, तो मम्मी पापा तो ज़रूर डांटेंगी। तो घर पर माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत ना थी। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। तो उसके पापा ने छोटू को बचा लिया, वरना मम्मी की डांट सुनते सुनते तो उसकी खैरियत नहीं थी। तो पापा बोलते हैं छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया और फिर बोले, छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र ज़मीन के ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो अब अगर कोई आदमी नहीं जी सकता, तो छोटू ने पूछा, तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? पापा भी तो नहीं जी पाएंगे। अगर कोई भी नहीं जी सकता उस माहौल में, तो पापा कैसे जी पाएंगे? छोटू का सवाल लाजमी था, ये तो पूछना ही था, सिंपल सा। ये तो मन में ही आ जाता है कि अगर कोई माहौल में नहीं जी सकता तो पापा कैसे जाते हैं। तो पापा बताते हैं, मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। तो वो किस टाइप का स्पेस सूट पहनते थे? इस टाइप का स्पेस सूट जिससे उन्हें ऑक्सीजन मिलती थी सांस लेने के लिए, ठंड से उन्हें गर्मी मिलती थी और वो ठंड से अपने आप को बचा पाते थे। खास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो छोटू के पापा बताते हैं कि मेरे पास जूते होते हैं चलने के लिए उस ज़मीन पर, और ज़मीन पर चलने के लिए उन्हें एक प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी एक ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे चलना है ज़मीन पर। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के। यानी ना ही उनके पास स्पेस सूट था, ना ही जूते थे, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। यानी हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे। जो उनके पूर्वज लोग थे वो कहाँ रहते थे? मार्स की ज़मीन के ऊपर। लेकिन अब लोग कहाँ रहते हैं? मार्स की ज़मीन के नीचे, अंडरग्राउंड में। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इसी परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। तो अब देखिए, पहले तो लोग मार्स के ऊपर रहते थे, ये रियल बात नहीं है, लेकिन राइटर ने ये लिखा है कि पहले लोग मार्स के ऊपर आ करते थे, लेकिन फिर सूरज में, यानी हमारा जो सन है, उसमें एक चेंजेस हुए सन में। क्योंकि आपको पता ही है, सन से हमें रोशनी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और जो प्लांट्स हैं वो भी सन से ही अपना जो फूड है वो प्रिपेयर करते हैं, और उन्हीं की वजह से हमें खाना प्राप्त होता है ना। तो सूरज ही हमारा मेन चीज़ है। तो सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। तो जैसे ही सूरज में चेंजेस हुए तो मार्स का जो संतुलन था वो भी बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। तो जैसे चेंजेस होते हैं तो पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जितने भी जीव जंतु थे सारे मार्स पे ख़त्म हो गए, मर गए। लेकिन कौन बचा? इंसान बचा। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। इंसान इसलिए बचा क्योंकि उसके पास दिमाग होता है और उस टेक्नोलॉजी होती है ना। तो इंसान क्या, इसी दिमाग के कारण इंसान ने ज़मीन के नीचे घर बसा लिया अपना, क्योंकि ज़मीन के ऊपर अब रहना मुश्किल हो गया था, क्योंकि वहाँ पर बहुत चेंजेस हो रहे थे। इसलिए अब आदमी जो है वो मार्स के नीचे रहता है। ज़मीन के ऊपर लोग विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूर्य की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अब जो इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बताया था ना, निरीक्षण यंत्र जो ऊपर लगे हुए थे, काफ़ी चीज़ें ऊपर लगी हुई हैं, उस सुरंगनुमा रास्ते से जाकर काफ़ी चीज़ें उधर मिलती हैं। तो उन इंस्ट्रूमेंट के कारण सूरज की शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी अंडरग्राउंड में आती रहती है, और उसे ही ये लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसा छोटू के पापा बताते हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे रह रहे हैं। अगर वो यंत्र ना हो तो हम तो मर जाए यहाँ पर भी। बस वही यंत्र हैं जिन्हें हमने इन्वेंट किया है, और उन्हीं की वजह से हमें सूरज का सब कुछ मिल रहा है।
यंत्र सुचारू रूप में चलते रहते हैं, इसके लिए बड़ी सकरता बरतानी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। तो अब छोटू के पापा बताते हैं, मैं चुनिंदा लोगों में से एक हूँ, इसलिए मैं वहाँ जाके उनका ध्यान रखता हूँ। अब छोटू बोलता है, बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। तो पापा बोलते हैं, बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। तो मम्मी कहती हैं, और पढ़ने के साथ साथ पापा मम्मी इन सबकी बात भी सुननी होगी। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर कर घर जा रहे स्टाफ ने प्रमुख टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। तो जो स्टाफ होते हैं ना, काम करने वाले, जैसे पापा काम पर गए अगले दिन और उन्होंने देखा कि जो कंट्रोल रूम था उसकी हालत बेहाल थी, सब इधर उधर हो चुका था। तो फिर एक स्टाफ बोलते हैं, टीवी की जो स्क्रीन है उसकी तरफ इशारा करके बोलते हैं, स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था, एक डॉट झलक रहा था। और वो बताते हैं स्टाफ, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अटक नहीं रहा है। तो फिर उन्होंने कहा, स्टाफ ने कहा कि ये कोई तारा वारा नहीं है, ये ज़रूर कुछ और ही है, क्योंकि जैसा कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि ये अपनी जो जगह है वो बदल रहा है, बार बार हिल रहा है। पिछले कुछ घंटे के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। तो मार्स की जो धरती होती है उसकी तरफ वो जो बिंदु था वो बढ़ता चला आ रहा था और अपनी जगह बदल रहा था। तो वो कोई तारा वगैरह तो था नहीं, कुछ अलग सी ही चीज़ थी। अंतरिक्ष यान तो नहीं है, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। तो छोटू के पापा कहते हैं, कोई अंतरिक्ष यान तो नहीं है, कोई स्पेसशिप वगैरह तो नहीं है। मतलब आपको पता ही है ना अंतरिक्ष यान क्या होते हैं, जो कि दूसरे प्लैनेट्स पर भेजे जाते हैं उनकी खोजबीन करने के लिए। तो छोटू के पापा कहते हैं, कहीं दूसरे कोई जगह हो, वहाँ से तो कोई अंतरिक्ष यान नहीं भेजा गया हमारी जो मार्स है उसकी जांच पड़ताल करने के लिए। तो और लोग बोलते हैं, संदेह हमें भी है। संदेह का मतलब डाउट, यानी शक हमें भी है। आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? और सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। तो अब जो पापा थे छोटू के, उनके मन में विचार आने लगे। कैसे? कि ये क्या चीज़ है जो तारे की तरह इधर उधर मतलब आ रही है हमारे पास, और ये हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें मार्स के अलावा कोई और ऐसे ग्रह है जहाँ पर जीव रह सकते हैं, सांस ले सकते हैं? ऐसा कोई ग्रह होगा? छोटू के पापा सोच में डूब जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर कोई ऐसा प्लेनेट हो भी जहाँ पर लोग सांस ले सकते हो, जी सकते हो, तो वो इतनी प्रगति कर चुका होगा, इतना आगे बढ़ चुका होगा कि वो अंतरिक्ष यान को छोड़ सकता है। तो अब छोटू के पापा सोचते हैं, वैसे हमारे पूर्वज जो थे, पुराने हमारे जो लोग थे, उन्होंने भी अंतरिक्ष यानों, उपग्रहों, इन सब का प्रयोग किया था, उन्होंने भी छोड़े थे। लेकिन अभी हमारे लिए ये सब करना असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि यहाँ तो सांस लेना ही मुश्किल हो रहा है, तो ये सब भेजने की तो सवाल ही नहीं उठता। उसके लिए ऊर्जा होनी चाहिए और सनलाइट पूरी प्रॉपर मैक्सिमम मात्रा में होनी चाहिए। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। तो छोटू के पापा बोलते हैं, काश हम इसको पास से देख सकते। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा, देखें। तो दूसरे लोग बोलते हैं कि अगर ये इसी तरफ आ रहा होगा तब तो हम देख पाएंगे इसको, चल देखते हैं कि कहाँ तक आता है ये। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला और जो अंतरिक्ष यान था उससे एक हाथ बाहर निकलने लगा। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा, यानी उसे देखते ही रहे छोटू के पापा कि ये हाथ कहाँ से निकल रहा है, क्या हो रहा है ये सब। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिद्र चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक से ही होकर किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। तो अब जो अध्यक्ष थे, यानी अध्यक्ष का मतलब एक तरीके से हम प्रेसिडेंट बोल सकते हैं, या
बॉस बोल सकते हैं, मतलब उधर के जो सबसे ऊंचे लोग थे, अध्यक्ष जो थे, वो भाषण दे रहे हैं कि हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्षयान हैं, एक नहीं है, 2 अंतरिक्षयान मंगल ग्रह की तरफ यानी हमारे मार्स की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक मिनट, हाँ, इनमें से एक अंतरिक्षयान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है, जो एक अंतरिक्षयान है वो मार्स की चारों तरफ घूम रहा है, और इनमें से एक गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्षयान नज़दीक से ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। तो अब वो बोलते हैं एक तो हमारे चक्कर काट रहा है और हमें ये पता चल रहा है कंप्यूटर स्क्रीन से कि ये आसपास का ही कोई प्लैनेट है जिससे ये अंतरिक्षयान छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? तो अब पूछते हैं, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी ज़रूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? तो जो नंबर 1 आदमी थे, कई सारे आदमी होते हैं ना, उनमें से जो नंबर 1 आदमी था उससे पूछा गया कि आपका क्या ख्याल है। तो वो बोलते हैं कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। तो नंबर 1 जो था उसमें पूरी कॉलोनी यानी पूरा जो मार्स पे बसा हुआ जितना भी संसार था, सबकी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज़ समेटते हुए बोलना आरंभ किया। तो नंबर 1 बोलते हैं इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं। यानी मार्स पे इतनी तो क्षमता है कि हम लोग उनको, वो जो अंतरिक्ष यान आ रहे हैं उनको खाक कर दें, जला दें पूरा। मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी, हमें पता नहीं चलेगा। अगर हम उन्हें जला देंगे तो हमें ये भी नहीं पता चल पाएगा कि वो किस ग्रह से आए, क्यों आए, उनका क्या मोटो था। अंतरिक्षयान बेकार कर ज़मीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। लेकिन जो मार्स है उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो उन अंतरिक्षयान को मजबूर कर दें कि मतलब ऐसा कुछ भेज दें उस अंतरिक्षयान पर कि वो नीचे आने पर मजबूर हो जाए। हालांकि अगर ये अंतरिक्षयान खुद ब खुद ज़मीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। हम उन्हें ज़मीन पर तो नहीं उतार सकते उन अंतरिक्षयानों को, लेकिन अगर वो खुद हमारे जो मार्स है उसकी ज़मीन पर उतर आते हैं तो हम इतनी क्षमता रखते हैं कि हम उन्हें बेकार कर सकें। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्षयानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है। तो अब नंबर 1 बोलते हैं मेरी जानकारी के अनुसार ये जो अंतरिक्षयान है इसमें सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ही इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन कोई इंसान इनमें नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। अब जो नंबर 2 थे वो साइंटिस्ट थे। वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है, इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए मेरी राय से हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। तो वैज्ञानिक नंबर 2 बोलते हैं कि हाँ, हम यंत्रों को बेकार कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी खतरा है। अगर हम उनको बेकार करेंगे तो जिस भी प्लैनेट से वो आ रहा है, जो है ये यंत्र है, जो भी जिस भी प्लैनेट से आ रहा है, उनको पता चल जाएगा कि हाँ, मार्स पे कोई ना कोई तो रहता है, इसलिए तो उसने बेकार किया ये यंत्र। इसलिए मेरी राय में सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छुपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने अंतरिक्षयान भेजे हैं वो कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्षयान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सकें। तो नंबर 2 भी आगे बोलते हैं कि हमें अपने अस्तित्व को ये छुपाए रखना चाहिए कि कोई यहाँ पर रहता भी है। हमें ऐसा फील करवाना चाहिए उन लोगों को कि यहाँ पर कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है जो वो ले सकें या जिससे वो अपना बेनिफिट कर सकें। यहाँ पर सब कुछ अच्छा नहीं है, कुछ भी खास नहीं है जिससे वो कुछ कर सकें। हमें अपने, ये बोलते हैं कि हमें अपने अस्तित्व को इसलिए छुपा कर रखना चाहिए क्योंकि अभी तो उन्होंने यही भेजे हैं, इन्हीं अंतरिक्षयानों को भेजा है। क्या पता कल को वो बहुत ही बड़े सक्षम अंतरिक्षयान भेजे। तो हाँ, अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। तो वो बोलते हैं इसी तरह का प्रबंध करो, सब कुछ यहाँ पर ऐसा कर दो कि यहाँ पर उन्हें लगे कि हाँ, कोई भी चीज़ नहीं है यहाँ पर। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलना ही जा रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। तो जैसे ही अध्यक्ष कुछ बोल ही रहे थे तो घंटी बज गई उनके फ़ोन की। अध्यक्ष ने चौंगा उठाया तो अध्यक्ष ने फ़ोन उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्षयान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। तो जैसे ही उन्होंने फ़ोन रखा तो अध्यक्ष बोलते हैं कि जो
अंतरिक्षयान भेजे गए हैं दूसरे प्लेनेट के द्वारा, उनमें से जो नंबर 1 अंतरिक्षयान है वो हमारी जो मार्स है उस पर उतर चुका है, लैंडिंग कर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम में ले गए थे। तो इसी दिन छोटू के पापा छोटू को कंट्रोल रूम में लाए थे सब दिखाने के लिए, और ये दिन अब छोटू के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन बन चुका था। यहाँ से अंतरिक्षयान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था, और जो टीवी स्क्रीन थी उससे जो अंतरिक्ष नंबर 1 था वो एकदम साफ नज़र आता था कि वो धरती पर उतर चुका है, मार्स की धरती पर। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा, छोटू ने पूछा। तो पापा बोलते हैं अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही इसका निरीक्षण जारी है, यानी दूर से इसकी जांच पड़ताल करना जारी रखा है हम लोगों ने, अभी इसको नहीं बता सकता। उस पर बराबर वक्त हमारा ध्यान है और इसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। तो छोटू के पापा बोलते हैं कि हमारा पूरा ध्यान उस ये जो अंतरिक्षयान है उस पर ही है, और उसका जो जितना भी पार्ट है एक एक अंग पर हमारा कंट्रोल है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। तो कंसोल क्या होता है, कंसोल इस तरीके का होता है, इस पर कई बटन लगे हुए थे। छोटू के पापा ने छोटू को ये सब दिखाया। अब अंतरिक्षयान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला, हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। देखिए ये अंतरिक्षयान, इधर से एक हाथ बाहर निकलता है और उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही होती है। वह शायद ज़मीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेड़ लेना चाहता था। तो शायद ये जो हाथ है वो बस मार्स की मिट्टी लेकर जाना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहे अंतरिक्षयान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के, उसका ध्यान कहीं और ही था। तो सब लोग तो उसी को देख रहे थे कि ये हाथ बाहर आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सारे लोगों का ध्यान टीवी स्क्रीन पर था, लेकिन जो छोटू था उसका ध्यान तो कहीं और ही था। तो उसका ध्यान कहाँ था, छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। तो वो कंसोल को देखने लगा, इस पर इतने सारे बटन लगे हुए थे, और छोटू की इच्छा हो रही थी कि वो लाल लाल बटन को दबा दे। वह लाल लाल बटन उसे बरबस उसकी तरफ खींच रहा था, और सहसा खतरे की घंटी बजी। तो जैसे ही छोटू ने लाल लाल बटन को दबा ही दिया, अपनी इच्छा वो रोक नहीं पाया, उसने दबा दिया, और फिर घंटी बजने लगी, टन 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 टन। खतरे की जो घंटी होती है वो बजने लगी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक छापर रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। तो छोटू के पापा ने उसे थप्पड़ मारा छोटू को, और उस लाल बटन को वापस से जैसी स्थिति में वो था वैसे ही रख दिया। मगर उस तरफ अब अंतरिक्षयान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। लेकिन अब जो अंतरिक्षयान आ रहा था, जो हाथ उसमें से बाहर निकल रहा था, वो हाथ अपनी जगह पर रुक गया, और वो जो अंतरिक्षयान था उसका हाथ बेकार हो गया। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की। अभी तक तो हम मार्स की बात कर रहे थे, अब जो पृथ्वी थी वो स्पेस नहीं, अंतरिक्षयान जो भेज रही थी वो पृथ्वी भेज रही थी। तो पृथ्वी का जो नासा, आपको पता है ना, NASA, नासा जो है उसकी तरफ से अब हम पृथ्वी की बात करते हैं कि पृथ्वी पर क्या चल रहा था। तो जैसे पृथ्वी अपने अंतरिक्षयान भेज रही थी, हाथ तो वहीं रुक गया था। तो नासा टीवी पर बोलती है, मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्षयान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर ही रहा है, हालांकि इसकी अज्ञात कारणवश अंतरिक्षयान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। तो अब बोलते हैं पृथ्वी के लोग कि हमारा जो मतलब पृथ्वी में जो नासा का होता है वो टीवी पर बोलते हैं कि हम मंगल धरती पर भेज ही रहे थे अपना हाथ, कि वो जो हाथ होता है अंतरिक्षयान का वो खराब हो गया किसी न किसी तरीके से। अब उसे सही करने की कोशिश की जा रही है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे थे तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने का प्रयास भी जारी है। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों में छपा। तो बहुत दिनों बाद, कुछ दिन ही बाद, जो पृथ्वी थी उसकी बात चल रही है, पृथ्वी के जो न्यूज़पेपर होते हैं उनमें छपा, नासा के तकनीशियों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकनिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी से विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। तो अब अखबारों में छपने लगा कि नासा के जो तकनीशियन थे उन्होंने हाथ को सही कर दिया है, और वो जो वाइकिंग है, वो जो हाथ है वो अब सही हो गया, उन्हें सफलता मिल गई है। और अब वो हाथ मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने, यानी मंगल की मिट्टी में जितने भी नमूने हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनको इकट्ठा करने का काम आरंभ कर रहा है।
पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे, काफ़ी एक्साइटेड थे जो साइंटिस्ट थे पृथ्वी के, क्योंकि वो चाहते थे कि हम मिट्टी देखें, एग्जामिन करें उसे, क्या क्या है उसमें, वो सब करने के लिए जो साइंटिस्ट थे वो बहुत एक्साइटेड थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। तो अब जो साइंटिस्ट थे उन्हें ये उम्मीद थी कि हम मिट्टी को एग्जामिन करेंगे अच्छी तरीके से और फिर पता लगाएंगे कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीव यानी लोग जी सकते हैं, वहाँ पर भी जीने की शक्ति है। और यह प्रश्न, ये जो सवाल है वो आज तक एक रहस्य है, किसी को नहीं पता कि मंगल पे लोग रह पाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये जो पूरी इंटरेस्टिंग से हमारी कहानी बन चुकी है और ये पूरी हो चुकी है। और इसकी जो मैं आपको राइटर बताऊं वो हैं जयंत विष्णु नार्लिकर और ये मराठी से अनुवाद रेखा देशपांडे। ठीक है, तो मराठी से ये ट्रांसलेट किया है रेखा देशपांडे ने। ठीक है, तो ये हमारी पूरी इंटरेस्टिंग सी कहानी थी। वैसे ये रियल नहीं है, बस इमेजिन करके राइटर ने लिखा है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बना दी है इस कहानी को उन्होंने। तो ये हमारी पूरी स्टोरी फिनिश होती है। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी, और अगर आपको अच्छा लगता है ये चैप्टर तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।